जय श्री कृष्ण दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज अपन स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। कल तक अपना जो टॉपिक समाप्त हो गया था वो था ज्यामिति समावयवता। इसमें मैंने आपको 3 प्रकार के यौगिकों में ज्यामिति समावयवता बताई थी। इसके अलावा ज्यामिति समावयवता के जो गुणधर्म थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद अपन ने टॉपिक शुरू किया था प्रकाशिक समावयवता। तो प्रकाशिक समावयवता के अंदर कल मैंने आपको केवल उसका इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन में अपन ने देख लिया था कि किरेल कार्बन क्या होता है, एकिरेल कार्बन क्या होता है, सममित कार्बन क्या होता है, असममित कार्बन क्या होता है। इसके अलावा दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होना क्या होता है और अनअध्यारोपित होना क्या होता है। अब अपन को आज जो टॉपिक डिस्कस करना है, सबसे पहले तो एक परिभाषा आती है इसमें। कौन सी परिभाषा है, ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना। एक है विशिष्ट दुर्वर्ण घूर्णन। क्या नाम है? विशिष्ट दुर्वर्ण घूर्णन। तो विशिष्ट दुर्वर्ण घूर्णन कहते किसको है? तो कल मैंने आपको बताया था कि एक प्रायोगिक चीज है, दुर्वर्ण मापी में काम में आता है ये। तो दुर्वर्ण मापी के लिए अपन एक चीज समझते हैं ध्यान से। मान लीजिए अपन को यौगिक लेते हैं, ये ले लिया CH3, C, इधर ले लिया C2H5, H, ये Br। किरेल कार्बन है, सममित कार्बन, इसका मतलब है कि ये प्रकाशिक समावयवता देगा। तो मान लीजिए अपन ने ये यौगिक लिया है, इस यौगिक का 1 ग्राम प्रति ml का विलयन लेना है। यानी इस यौगिक का अपन जो भी विलयन लेते हैं उस विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए थे? 1 ग्राम प्रति ml। या क्या कह सकता हूं मैं कि 1000 ग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब है कि 1 लीटर इसमें विलायक है तो लगभग अपन को 1000 ग्राम विलयन या ये यौगिक घोलना पड़ेगा। ये तो हो जाएगी इस विलयन की सांद्रता। इसके बाद अपन को एक नली लेनी है, कांच की नली लेनी है जिसकी लंबाई होनी चाहिए 1 डेसीमीटर। इस प्रकार की एक नली लेनी है कांच की जिसकी लंबाई होनी चाहिए थे 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर का मतलब है कि 10 सेंटीमीटर। इस 1 ग्राम प्रति ml सांद्रता वाले विलयन को भरना है इस 10 सेंटीमीटर लंबी कांच की नलिका में। इसके बाद इस नली में से हमको समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारना है। 10 सेंटीमीटर लंबी नली में जो ये पदार्थ बना है, समतल ध्रुवित प्रकाश जब अपन इसमें से गुजारेंगे तो ये विलयन उस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं तरफ घुमाएगा या बाईं तरफ घुमाएगा। इस आधार पर अपन को पता चलेगा कि पदार्थ का ये घूर्णन कोण या विशिष्ट दुर्वर्ण घूर्णन क्या होता है। तो एक बार मैं परिभाषा बोल देता हूं कि 10 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली में जब कोई समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा जाता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दुर्वर्ण घूर्णक यौगिक जिस कोण पर घूर्णित करता है उसे उस पदार्थ का विशिष्ट दुर्वर्ण घूर्णन कहा जाता है। इसके अलावा यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जिस कोण पर घूर्णित करता है उसको घूर्णन कोण भी कहते हैं। और उस घूर्णन कोण का मान है वो 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश हमने इस पर आपतित किया है उसकी तरंगदैर्ध्य क्या है, विलायक उसकी सांद्रता क्या है, ताप कितना है, नली की लंबाई कितनी है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं घूर्णन कोण के मान पर। यदि इन चीजों में थोड़ा बहुत भी चेंज आए, नली लंबी ली या छोटी ली, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कम या ज्यादा की, उस स्थिति में क्या होता है, घूर्णन कोण का मान परिवर्तित हो जाता है। तो दुर्वर्ण मापी में ये विशिष्ट दुर्वर्ण घूर्णन ये प्रायोगिक चीज है। करना क्या अपन को, यौगिक इस सांद्रता वाला एक विलयन लिया, 10 सेंटीमीटर लंबी एक नली ली, उसमें से हमने समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा। उसके बाद उसको अपन आगे जाके देख लेते हैं कि वो दाईं तरफ या बाईं तरफ किस कोण पर घूर्णित करता है। उस कोण को अपन ने क्या नाम दे दिया, घूर्णन कोण। तो ये तो बात हो गई प्रायोगिक की। अब अपन इसको सैद्धांतिक टॉपिक पे ले आते हैं। सैद्धांतिक का मतलब है कि कोई भी यौगिक प्रकाशिक समावयवता देगा या नहीं देगा, इसको पता करने का क्या तरीका है। तो देखो, एक तरीका तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रकाशिक समावयवता वो यौगिक देगा जिसमें किरेल कार्बन उपस्थित हो
किरेल कार्बन का मतलब समझ रहे हो ना कि असम्मित कार्बन। और असम्मित कार्बन क्या होता है ये मैंने आपको कल बता दिया था। जिस यौगिक में 1, 2, 3, 4 कितने भी हो, कम से कम एक किरेल कार्बन होना चाहिए। तो एक किरेल कार्बन कहीं पर भी मिल जाए तो मान के चलो कि वो यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या होगा, अनध्यारोपित। अनध्यारोपित होने का मतलब है कि वो प्रकाशिक समावयवता देगा। उसका एक रूप होगा डेक्सोरोटेटरी और उसका एक रूप क्या होगा, लिवोरोटेटरी। यानी उस यौगिक का एक भाग है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएगा, जबकि दूसरा रूप घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएगा। अब अपन को 3 चीजें पढ़नी है यहाँ पे। अब जो मैं बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रकाशिक समावयवता के लिए, बहुत ध्यान से समझना है इसको। देखो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि सममिति के तत्व। तो सममिति के टोटल 3 तत्व होते हैं। सबसे पहला होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं सममिति तल। दूसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको बोला जाता है सममिति अक्ष। और तीसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको बोला जाता है सममिति केंद्र। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और तीसरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, 3। कोई सा भी यौगिक अपन को दे, सबसे पहले हमें ये 3 चीजें उसमें चेक करनी पड़ेगी। यदि ये तीनों चीजें उसमें उपस्थित हैं या इन तीनों में से कोई भी एक चीज उस यौगिक में उपस्थित है तो वो यौगिक प्रकाशिक समावयवता नहीं देगा। ध्यान से सुनना वापस। यदि किसी यौगिक में इन तीनों में से कोई भी एक चीज उपस्थित हो जाए तो वो यौगिक प्रकाशिक समावयवता नहीं देगा। और तीनों के तीनों अनुपस्थित हैं तो वो प्रकाशिक समावयवता देगा। तो प्रकाशिक समावयवता के लिए शर्त क्या हो गई कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ये क्या होने चाहिए, अनुपस्थित, एब्सेंट होने चाहिए। तो ये कब प्रेजेंट हो गए, कब एब्सेंट हो गए, इसके लिए अपन को चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए देखो, सबसे पहले अपन टॉपिक लेते हैं सममिति तल। इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान रखना। टॉपिक अपन क्या लेते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल। ये लीजिए, पहला पार्ट लिया प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सममिति तल की परिभाषा क्या होती है, पहले ये सुन लो। वह काल्पनिक तल जो किसी यौगिक को ऐसे 2 टुकड़ों में बांट देता है कि वो दोनों टुकड़े एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, तब उस काल्पनिक तल को क्या नाम दिया जाता है, सममिति तल। कोई सी भी चीज हो जिसके अपन बराबर 2 टुकड़े कर सकते हैं, इसका मतलब है कि उस चीज में सममिति तल क्या होगा, उपस्थित होगा। कुछ भी ले सकते हैं। समझने के लिए मैं देखो 1-2 चीजें बताता हूं आपको। ये अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर लिया ए, ये लिया बी, ये हो गया सी, ये डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच, आई, जे। तो मैं बता रहा हूं कि सममिति तल वो होता है जो किसी यौगिक या जो किसी अक्षर को 2 बराबर टुकड़ों में बांट दे और वो दोनों टुकड़े एक दूसरे के क्या हो जाए, दर्पण प्रतिबिंब। तो बताओ, ए को ऐसा कोई काटने का तरीका है क्या जिससे उसके 2 बराबर टुकड़े हो? तो बिल्कुल एक तरीका है, इसको खड़ा काट दिया जाए इस प्रकार से। इस तरफ वाला टुकड़ा और इस तरफ वाला टुकड़ा एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि मैं इस टुकड़े को ले जाके दर्पण में देखूं तो उस दर्पण में ये वाला टुकड़ा दिख जाएगा। इसका मतलब है कि 2 बराबर टुकड़ों में काटता है। तो इस काल्पनिक तल को क्या नाम दिया था, सममिति तल। बी को यूं काट सकते हैं ना, इसका मतलब है कि इसमें भी सममिति तल है इस प्रकार का। सी, इसमें भी सममिति तल होगा। डी, इसमें भी सममिति तल है। ई, इसमें भी सममिति तल है। एफ, एफ में सममिति तल क्या होगा, अनुपस्थित होगा।
आप खुद सोच के देख लो कि इसको ना तो खड़ा काटा जा सकता है ना तिरछा काटा जा सकता है। एक को अपन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सममिति तल, एक का नाम होता है क्षैतिज सममिति तल। इंग्लिश में बोले तो एक होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक होता है हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर ना तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, यानी इसको ना तो खड़ा काटा जा सकता है ना तिरछा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें सममिति तल क्या होगा, अनुपस्थित। इनमें से कोई भी प्रकाशिक समावयवता नहीं दे सकता क्योंकि सममिति तल उपस्थित है। ये यौगिक प्रकाशिक समावयवता दे सकता है, यानी ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या होगा, अनअध्यारोपित होगा। जी, तो जी को भी खड़ा या तिरछा काटा जा सकता है क्या, नहीं काटा जा सकता। सममिति तल क्या होगा, अनुपस्थित होगा। एच को आप यूं काटो तो भी सही है, यूं काटो तो भी सही है, दोनों तरह के तल उपस्थित है। आई को आप यूं काटो चाहे यूं काटो, जे। फिर वही बात, जो कहानी एफ और जी की है वही जे की है। जे को आप ना तो खड़ा काट सकते हो ना तिरछा। काटने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी चीज, किसी भी अक्षर, किसी भी यौगिक, उसके दो बराबर टुकड़े करने हैं और वो दोनों टुकड़े एक दूसरे के क्या होने चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब। तो ऐसे काल्पनिक तल को क्या नाम दिया गया, सममिति तल। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरम में तो आपने ये देख लिया, लेकिन अब इसी चीज को अपन किसी यौगिक में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए अपन एक यौगिक लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर ले लिया CH3। एक यौगिक और ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, इधर लिया H। ये है ब्यूटटूइन, ये भी क्या है, ब्यूटटूइन। फर्क आप सभी को पता ही है क्योंकि आप ज्यामितीय समावयवता है वो पढ़ चुके हो। इस तरफ वाला पार्ट है वो तो ब्यूटटूइन का कौन सा रूप है, सिस, और इधर वाला रूप कौन सा है, ट्रांस रूप है। तो आप ये मुझे सोच के बताओ कि इसमें से सममिति तल कहां पर आपको दिख रहा है। इन दोनों यौगिक में ऐसा कौन सा तल है जो यौगिक को दो बराबर टुकड़ों में काट देता है। तो सोच के देखो, अब आप खड़ा काटो चाहे तिरछा काटो, ये आपकी इच्छा। इसको यूं काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। इस तरफ तो बच जाएंगे दो मेथिल, लेकिन इस तरफ दो क्या जाएंगे, हाइड्रोजन। तो ये से तो नहीं कटेगा। अब बताओ इसको यूं काट सकते हैं क्या, बिल्कुल सही है, काट सकते हैं। ये वाला टुकड़ा बराबर है, इधर मेथिल इधर मेथिल, इधर हाइड्रोजन और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन है। इस वाले यौगिक को यूं काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते, क्योंकि ये दोनों टुकड़े, इधर मेथिल है इधर हाइड्रोजन, तो ये दर्पण प्रतिबिंब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसको यूं काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। एक चीज ध्यान से सुनना, आप देखो, यहां से मान लो कि मैंने ऐसा एक तल बनाया, इधर कार्बन इधर कार्बन, इधर मेथिल इधर मेथिल, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। तो आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो कि ये दोनों टुकड़े बराबर हैं कि नहीं है। बिल्कुल सही है, दोनों टुकड़े बराबर हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या दोनों टुकड़े एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है क्या। तो दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये सममिति तल भी नहीं होगा। हमें किसी यौगिक को दो बराबर टुकड़ों में ही नहीं काटना है, काटने के बाद उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि दोनों टुकड़े एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं या नहीं है। तो यहाँ पर सममिति तल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ये वाला टुकड़ा ले जाकर दर्पण में देखें तो नीचे वाला टुकड़ा जब दिखाई देगा तो इधर मेथिल दिखाई देगा, जबकि यहाँ पर है क्या, हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि इसमें सममिति तल क्या होगा, अनुपस्थित होगा। जिसमें सममिति तल उपस्थित है वो प्रकाशिक समावयवता नहीं देगा, और जिसमें सममिति तल अनुपस्थित है उसमें हमें सममिति केंद्र और सममिति अक्ष भी चेक करने पड़ेंगे कि कहीं वो उपस्थित नहीं हो जाए। सममिति तल के लिए अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, इसके अलावा भी आप और एग्जाम्पल देखना चाहो तो कितने भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल सममिति तल के अपन लेते हैं, एक किरेल वाला कोई कार्बन, कितने किरेल का, एक किरेल वाला कोई कार्बन।
मान लीजिए ये ले लिया CH3 CHHCOOH, एक अपन ये ले लेते हैं CH3 CCl, इधर ले लिया Br, इधर ले लिया H। क्वेश्चन है कि ये कार्बन और ये कार्बन, यहां से अपन देखें तो कोई सममिति तल दिखता है क्या? तो चतुष्फलकीय चीज को काटने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि कहां पर सममिति तल होगा, कहां पर नहीं होगा। इसके लिए आपको ये इमेजिन करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहां से देखो इस प्रकार का इसमें एक सममिति तल बिल्कुल होता है। मेथिल sp3 कार्बन और कार्बोक्सिलिक समूह को आधा आधा काट देता है, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बचता है, तो इसका मतलब है कि एक टुकड़ा इसके दूसरे टुकड़े का दर्पण प्रतिबिंब बन सकता है। यहां पर ऐसी कोई संभावना है क्या? नहीं है। इनको आप आधे आधे काट दोगे तो इधर हाइड्रोजन और इधर क्या है? ब्रोमीन। इसका मतलब है कि इनके दो टुकड़े बराबर नहीं हो सकते। तो देखो बात घूम फिर के वहीं पर आ चुकी है। इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन सेम हो चुके हैं, तो मैंने बताया था कि कार्बन के चारों सेम, कोई 3 सेम या कोई 2 सेम हो जाते हैं, तो ऐसे कार्बन को क्या नाम दिया जाता है? सममित कार्बन। और चारों अलग अलग हैं तो उसको क्या बोला जाता है? असममित कार्बन। सममित कार्बन वाले यौगिक क्या होते हैं? आप बताइए क्या होते हैं? एकीरेल। और असममित वाले क्या होते हैं? कीरेल। कीरेल कौन होते हैं? जो प्रकाशिक समावयवता देते हैं। एकीरेल कौन होते हैं? जो प्रकाशिक समावयवता नहीं देते। तो बात वहीं पर आ चुकी है। इसमें सममिति तल उपस्थित है तो समावयवता नहीं दे रहा, इसमें सममिति तल अनुपस्थित है तो समावयवता देता है। इस कार्बन को असममित कार्बन के अलावा एक और नाम देते हैं स्टीरियो सेंटर, यानी कीरेल केंद्र। और इस कीरेल केंद्र को बताने के लिए इस कार्बन पर एक स्टार लगा दिया जाता है। तो सममिति तल मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इतनी ज्यादा इसमें समस्या है नहीं कि डिटेल से आपको बताना पड़े। फिर भी एक एग्जांपल और देख लो आप। एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता आपने पढ़ी थी, ये इसका सिस रूप है। कौन सा रूप है? सिस रूप। तो मुझे बताओ कि सिस रूप में आपको कहीं पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति तल दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल सही है। यहां से काट दो इसको, क्या दिक्कत है? ये दोनों टुकड़े बिल्कुल बराबर हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, इसका मतलब इसमें सममिति तल उपस्थित होगा। और सममिति तल उपस्थित होगा तो प्रकाशिक समावयवता नहीं दे पाएगा। अब मैं सममिति तल की बात छोड़ के अगले टॉपिक पे आ रहा हूं। सारे एग्जाम्पल में यहां पे नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि आगे अपना टॉपिक आएगा एक कीरेल केंद्र वाले यौगिक, 2 कीरेल केंद्र वाले यौगिक, फिर हम उसमें प्रकाशिक समावयवता पढ़ेंगे। तो प्रकाशिक समावयवता के लिए पहले अपन चेक करेंगे कि उसमें तल, अक्ष और केंद्र उपस्थित है क्या। तो वहां पर और भी एग्जाम्पल रिपीट होंगे, तो उन एग्जाम्पल को अपन यहां लेके टाइम खराब नहीं करेंगे। यहां पर टॉपिक पढ़ने का उद्देश्य है केवल डेफिनेशन। केवल क्या है? डेफिनेशन। तो हमें तल, अक्ष और केंद्र इसकी केवल यहाँ परिभाषा पढ़नी है। इनको अप्लाई कैसे करते हैं ये मैं आगे बता दूंगा। तो परिभाषा के साथ मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको तल के बता दिए। अब अपन दूसरा लेते हैं सममिति अक्ष, जिसको क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष। तो सममिति अक्ष कहते हैं किसको है? पहले ध्यान से सुने वैसे भी। सममिति अक्ष, इसके लिए हमें किसी भी अणु को 360 डिग्री पर घुमाना है। ध्यान से सुनना, इसमें किसी भी अणु को 360 डिग्री पर घुमाना है। और 360 डिग्री घुमाने के साथ साथ यह चेक करना है कि उस यौगिक को हम 0 से 360 डिग्री तक घुमाते हैं तो बीच में ऐसी कोई संरचना बनती है क्या जो कि मूल संरचना पर अध्यारोपित हो जाए। ध्यान से सुनना, 0 से लेके 360 डिग्री तक हमें किसी भी यौगिक या अणु को घुमाना है। और घुमाने के साथ साथ उसमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कोई संरचना बनती है क्या जो मूल संरचना पर अध्यारोपित हो जाए। यदि हमें अणु को 2 बार घुमाना पड़े तो उसमें C2 एक्सिस होता है,
यदि 3 बार घुमाना पड़े तो उसमें C3, 4 बार घुमाना पड़े तो C4। ये चीजें कहने से समझ में नहीं आएगी, इसके लिए मैं आपको कुछ विशेष प्रकार के एग्जाम्पल देने वाला हूं। उन एग्जाम्पल को देखने के बाद 1% भी समस्या सममिति अक्ष में आपको नहीं आ सकती। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं BF3। याद रखना कि जिन यौगिकों की संरचना होती है 2D, केवल बोर्ड पर चित्र बनते हैं, उनको तो मैं बोर्ड पर ही 360 डिग्री घुमा दूंगा, लेकिन जो यौगिक 3D वाले होते हैं चतुष्फलकीय, उनको मैं बोर्ड पे नहीं घुमाऊंगा, उनको इस प्रकार से 360 डिग्री घुमाऊंगा। घुमाने के 2 तरीके हैं, या तो मैं बोर्ड पे यूं घुमा दूं ऐसे, या मैं 3D चित्र को यूं घुमा दूं। तो किस प्रकार से घुमाना है वो मैं आपको बोर्ड पर अच्छे से समझा दूंगा, आप विशेष तौर से इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले आप बताओ कि BF3 की ज्यामिति क्या होती है। तो जी हाँ, बोरोन है वो 13वें वर्ग का है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, sp2 इसका संकरण आएगा। तो त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति ये होती है B1F, ये दूसरा F और ये हो जाएगा तीसरा F। यहां से अब ध्यान से सुनना, देखो क्या बताना। मान लीजिए इसको हमने मान लिया FA, इसको नाम दे दिया FB और इसको क्या दे दिया FC। बताओ देखिए, त्रिकोणीय समतली का ये बॉन्ड एंगल जो है बंद कोण, ये कितना होता है 120 डिग्री। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं कि 120 डिग्री पर घुमा रहा हूं। हालांकि करना क्या है, इस FA को यहां से यूं घुमाते हुए इसको वापस यहीं पे लेके आ जाना है। तो पूरा एक चक्र घुमाएंगे तो कितने का होगा 360 डिग्री का, लेकिन मैं उस 360 डिग्री को 3 टुकड़ों में घुमा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको घुमाऊंगा 120 डिग्री घुमाने पर। तो 120 डिग्री घुमाने पर क्या होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां और ये चला जाएगा इधर। सोच के देख लेना, बोरोन है उसके 3 बंद भी ऐसे हैं, लेकिन इधर आ जाएगा FC, इधर आ जाएगा FB और इधर क्या जाएगा FA। तो इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, जहां बोरोन के 3 बंद है वहीं 3 बंद यहां दिख रहे हैं। फ्लोरीन परमाणु चेंज हुआ है तो सारे फ्लोरीन तो एक जैसे ही हैं। इसके बाद इसको फिर 120 डिग्री पर क्या किया, घुमाया। तो यहां से देखो, फिर वहीं बोरोन के 3 बंद, इधर तो क्या आ गया FA, इधर चला गया FB और इधर क्या आ गया FC। इसको फिर 120 डिग्री पर घुमाएंगे। तो 120 डिग्री पर फिर घुमाने से FB यहां, FC यहां और ये FA अपनी जगह चला जाएगा। तो आप सोच के बताओ कि हमने BF3 को कुल कितनी बार घुमाया। कितनी बार घुमाया BF3 को? 3 बार।